मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCD ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। स्याह रंग की कार खासी तेज रफ्तारी से शहर की मेन रोड पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर भी एक मुकामी आदमी था, जबकि साथ वाली सीट पर भी उसी तरह एक और मुकामी आदमी बैठा हुआ था। अलबत्ता पिछली सीट पर मिस कॉर पार्कर मौजूद थी, जिनकी गोद में एक बॉक्स रखा हुआ था जो अपनी बनावट के लिहाज से किसी सरकारी दफ्तर का कॉन्फिडेंशियल बॉक्स लगता था। मैडम, ये लोग तो बिल्कुल ही अहमक हैं। उन्होंने सिर्फ फोन की वजह से फौरन ही हमारी बात पर यकीन कर लिया कि हम वजारत दाखिला के अफसर हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो वजारत दाखिला खुद फोन करके तस्दीक करते। फ्रंट सीट पर बैठे हुए मुकामी नौजवान ने मुड़कर पिछली नशिस्त पर बैठी हुई गैर मुल्की औरत से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा गैर मुल्की था। मुझे यकीन था रॉक्सन के तुम्हारे फ़ोन के बाद उन्हें कोई शुबा नहीं रहेगा, क्योंकि बहरहाल ये पकीशियाई हमारे मुकाबले में इंतहाई पसमानदा जहन रखते हैं। मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फ्रंट सीट पर बैठा रॉक्सन भी हंस दिया। मैडम, अगर रॉक्सन को मुकामी ज़बान ना आती तो शायद इतनी जल्दी काम ना बन सकता, ड्राइवर ने कहा और मैडम ने सर हिला दिया। हाँ, ये भी हमारी कामयाबी का एक नुमाया आंसर था। बहरहाल अब देखो इस बॉक्स में से असल फाइल मिलती भी है या नहीं, मैडम ने जवाब दिया। कार अब एक कॉलोनी में दाखिल हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो कार एक कोठी के गेट पर मुड़कर रुक गई। अरे, ये फाटक की छोटी खिड़की क्यों खुली हुई है? रॉक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा और तेजी से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मैडम ही चूम कर देखने लगी। उसके चेहरे पर यखलक परेशानी के आसार नुमाया हो गए थे। जल्दी से पहले फाटक खोलो, मैडम ने तेज लहजे में नीचे उतरते हुए रॉक्सन से कहा और रॉक्सन तेजी से सर हिलाता हुआ छोटी खिड़की में से दूसरी तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और कार कोठी के अंदर दाखिल हो गई। यही फाटक के करीब रोक दो माइकल, मैडम ने तेज लहजे में कहा और ड्राइवर ने कार जरा आगे बढ़ाकर रोक दी। मैडम बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोल के नीचे उतरी। माइकल भी नीचे उतर आया, जबकि रॉक्सन भी फाटक बंद करके आ गया था। दोनों इकट्ठे गायब हैं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, जल्दी चेक करो, मैडम ने तेज लहजे में माइकल और रॉक्सन से कहा और वो दोनों जेबों से रिवॉल्वर निकालकर दौड़ते हुए बरामदे की तरफ बढ़ गए, जहां एक मेज के गिर्द 2 खाली कुर्सियां मौजूद थी। मैडम के एक हाथ में वो ही बॉक्स था, जबकि अब उसके दूसरे हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगा था और वो बेहद चौकन्ना दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आगे जाने की बजाय वहीं कार के करीब खड़ी रही थी। रॉक्सन और माइकल दोनों बरामदे से होकर अब राहदारी में गायब हो चुके थे और चंद लम्हों बाद ही वो दोनों दौड़ते हुए वापस बरामदे में नमूदार हुए। उनके चेहरे मुतवहिश थे। मैडम, फ्याज गायब है, जबकि रॉजर और टोनी दोनों की गोलियों से छलनी लाशें तहखाने में पड़ी हुई हैं, रॉक्सन ने दौड़कर करीब आते हुए तेज लहजे में कहा। ओह वेरी बैड, वो निकल किस तरह गया? वो तो बंधा हुआ भी था और जख्मी भी। बहरहाल जल्दी करो, हमें अब फौरन यहां से निकल जाना चाहिए, वरना वो फ्याज लाजमन आदमी लेकर यहां छापा मारेगा, मैडम ने दोबारा कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। मैडम, दोनों की लाशें अभी तक गर्म हैं, इसका मतलब है कि फ्याज कुछ देर पहले ही यहां से निकला है। उसे आदमी लेके आने में कुछ वक्त यकीनन लगेगा। आप ऐसा करें, ये बॉक्स यहीं खोल लें ताकि हम बॉक्स साथ साथ ना उठाते फिरें, रॉक्सन ने कहा। ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो और चुकन्ने रहना, मैं अंदर कमरे में जाकर इसके ताले पर फायर करके इसे खोलती हूँ, मैडम ने सर हिलाते हुए तेज लहजे में कहा और फिर बॉक्स उठाए वो इमारत की तरफ दौड़ पड़ी। एक कमरे में दाखिल होकर उसने बॉक्स को दीवार के साथ रखा और फिर उसके ताले पर फायर कर दिया। एक धमाके के साथ ही कॉन्फिडेंशियल बॉक्स का ना सिर्फ ताला टूट गया, बल्कि गोली बॉक्स के अंदर दाखिल होकर दूसरी तरफ से सुराख करती हुई दीवार से टकरा गई। मैडम ने आगे बढ़कर झटके से बॉक्स का ढक्कन उठाया और दूसरे लम्हे उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई, क्योंकि बॉक्स के अंदर आम कवर की एक फाइल मौजूद थी जिस पर एरोफाइल और टॉप सीक्रेट के अल्फाज हाथ से लिखे हुए थे। मैडम ने जल्दी से फाइल उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। दूसरे लम्हे उसके हलक से मुसरत भरी कलकारी सी निकली और वो फाइल में हाथ पकड़े तेजी से वापस मुड़ी और दौड़ती हुई इमारत से निकलकर कार की तरफ बढ़ने लगी।
चलो अब हेडक्वार्टर, काम हो गया है। फयाज ने सच बोला था, ये असल फाइल है। मैडम ने करीब आकर बड़े मुसर्रत भरे लहजे में कहा और कार का अगबी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। रॉक्सन एक बार फिर फाटक खोलने के लिए फाटक की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि माइकल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। जब रॉक्सन फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया तो माइकल ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद कार एक बार फिर शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक और रहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और चंद लम्हों बाद एक कोठी के गेट पर जाकर रुक गई। माइकल ने मखसूस अंदाज में 3 बार हारन दिया तो कोठी का छोटा सा फाटक खुला और एक गैर मुल्की बाहर निकला। डिक, फाटक खोलो। मैडम ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर तेज लहजे में कहा। यस मैडम, फाटक से निकलने वाले ने चूक कर कहा और मुड़कर साइड फाटक में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला और माइकल कार अंदर ले गया। ये एक खासी बड़ी कोठी थी जिसके बरामदे में 4 मुसल्लह गैर मुल्की खड़े थे। कार जैसे ही पोर्च में रुकी, मैडम कार से निकली और तेजी से दौड़ती हुई इमारत के अंदर दाखिल होकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गई। उसने मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, स्वाना एम्बेसी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। 3rd सेक्रेटरी मिस्टर पॉल से बात करवाएं, मैं मिस क्रिस्टा बोल रही हूँ। मैडम ने आवाज बदल कर कहा। यस, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से जवाब दिया और चंद बाद रिसीवर से एक मर्दाना आवाज उभरी। पॉल अटेंडिंग। बोलने वाले का लहजा स्पॉट था। मिस्टर पॉल, मैडम बोल रही हूँ, असल माल मिल गया है, आप फौरन आ जाएं। मैडम ने इस बार असल लहजे में कहा। ओह वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया और मैडम ने रिसीवर रख दिया। मैडम, क्या आप इस फाइल की भी तस्दीक कराएंगी? साथ खड़े हुए रॉक्सन ने इसके रिसीवर रखते ही पूछा। माइकल रॉक्सन के साथ ना आया था। हाँ, बहरहाल चेकिंग तो जरूरी है। पॉल चेकिंग करा लेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये फाइल असली है। मैडम ने जवाब दिया। जरा मुझे दिखाइए मैडम, मैं भी देखूं कैसी फाइल है। रॉक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ देख लो, मैडम ने कहा और फाइल रॉक्सन की तरफ बढ़ा दी। रॉक्सन ने फाइल लेकर उसे खोला और सरसरी अंदाज में देखने लगा। ओह, मैं मिस्टर पॉल की आमद की इत्तला दे दूं ताकि उसे फौरन अंदर ले आया जा सके, मैडम ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके बाहर जाते ही रॉक्सन ने बिजली की सी तेजी से फाइल को मोड़कर अपने कोट की जेब में रखा और कमरे की एक दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने दीवार की जड़ में पैर मारा तो दीवार दरमियान से खुल गई और रॉक्सन दीवार में बनने वाले इस खला से दूसरी तरफ चला गया। दूसरे लम्हे दीवार दोबारा बराबर हो गई। चंद लम्हों बाद मैडम वापस कमरे में दाखिल हुई तो बुरी तरह चूक पड़ी। अरे ये रॉक्सन कहाँ चला गया? मैडम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और फिर वापस मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। रॉक्सन कहाँ है? मैं तो उसे फोन वाले कमरे में छोड़कर यहाँ आई थी, फाइल भी उसके पास थी। मैडम ने बरामदे में पहुंचकर वहां मौजूद माइकल और दूसरे गैर मुल्कियों से कहा। रॉक्सन, वो तो आपके पास ही गया था, वापस तो नहीं आया। माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह ओह, कहाँ गया? तलाश करो उसे, तहखाने में देखो, शायद वो तहखाने में फाइल महफूज करने चला गया हो। इस मामले में वो बेहद मुहतात आदमी है, मैडम ने होंठ काटते हुए कहा और माइकल सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। मैडम, रॉक्सन तो कहीं भी नहीं है, ना सिर्फ तहखाना बल्कि मैं बाकी सारे कमरे भी देख आया हूँ। थोड़ी देर बाद जब माइकल ने वापस आकर जवाब दिया तो मैडम की आंखें बेख्तियार फैलने लगीं। क्या मतलब? रॉक्सन नहीं है? कहाँ गया? क्या मतलब? मैडम ने पूरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा और खुद राहदारी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जाहिर है रॉक्सन इमारत में मौजूद होता तो नजर आता। मैडम, ये कोठी भी रॉक्सन ने ही हासिल की थी, एक गैर मुल्की ने कहा। तुम्हारा मतलब है रॉक्सन गद्दार है? नहीं, वो तो मेरा खास आदमी है, मैडम ने पूरी तरह होंठ काटते हुए कहा। मैडम, रॉक्सन वाकई गद्दार है, वो फाइल लेकर किसी खुफिया रास्ते से निकल गया है, वरना इस तरह वो कहाँ गायब हो जाता। अब तो कोठी में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रह गई जिसे चेक न किया जा चुका हो, माइकल ने कहा। ओह ओह वेरी बैड, मैं उसकी बोटियां उड़ा दूंगी। उसे तलाश करो, अगर वो किसी खुफिया रास्ते से गया है तब भी वो ज्यादा दूर ना गया होगा, जल्दी करो, उसे तलाश करो, मैडम ने पूरी तरह चीखते हुए कहा। उसके सारे साथी तेजी से फाटक की तरफ दौड़ पड़े, जबकि मैडम बेख्तियार बरामदे में मौजूद एक कुर्सी पर इस तरह ढेर हो गई जैसे उसके जिस्म से अचानक जान निकल गई हो। टाइगर ने कार गोल्डन ईयर नाइट क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ असल इमारत की तरफ बढ़ता गया। लेकिन मेन गेट पे दाखिल होने की बजाय वो साइड के बरामदे में चलता हुआ इमारत के आखिरी हिस्से में मौजूद ऊपर जाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटी सी राहदारी में हुआ। इस राहदारी के आखिरी हिस्से में एक दरवाजा था जो बंद था। उसके बाहर एक नौजवान दीवार से पुश्त लगाए खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो बड़े लापरवाह से अंदाज में सिगरेट पी रहा था, लेकिन इसकी नजरें दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए टाइगर पर जमी हुई थीं। हेलो जोसेफ, कैसे हो? टाइगर ने करीब पहुंचकर कदे मुस्कुराते हुए कहा। फाइन, लेकिन बॉस मसरूफ है।
जोसेफ ने सीधे होते हुए जवाब दिया, ओके, उसे कह दो कि टाइगर आया है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी टाइगर, इस वक्त बॉस तुम्हें ना मिल सकेगा। इस वक्त तो अगर मुल्क का सदर भी आ जाए तो वो भी नहीं मिल सकता। वैसे जब इसकी मसरूफियत खत्म हुई तो मैं तुम्हारी आमद की इत्तला उसे दे दूंगा। जोसेफ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, ओह थैंक यू जोसेफ, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। टाइगर ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ने लगा। जोसेफ, जो टाइगर को सख्त जवाब देते हुए बेहद चौकन्ना और मोहतात हो गया था, टाइगर के इस रद्द अमल पर एक बार फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है, इसी तरह टाइगर घूमता हुआ यकलख्त उसकी तरफ बढ़ा और फिर जोसेफ का जिस्म उसके दोनों हाथों पर उड़ता हुआ रेलिंग से गुजरकर उड़ता हुआ नीचे पुख्ता फर्श पर इस तरह गिरने लगा जैसे कोई भारी चट्टान पहाड़ की चोटी से लड़कर नीचे गहराई में गिरती है। जोसेफ के हलक से निकलने वाली चीख भी उसी के साथ गहराई में डूबती चली गई। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाके से वो पुश्त के बल पुख्ता फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। टाइगर ने उसे नीचे फेंकने के बाद मुड़कर भी उसकी तरफ न देखा, बल्कि आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से बंद दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा जैसे ही धमाके से खुला, टाइगर उछलकर अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर के अंदाज में सजे हुए इस कमरे में एक बड़ी सी मेज के पीछे गोल्डन एयर नाइट क्लब का मालिक और जेरे जमीन दुनिया का अहम आदमी टॉम बैठा हुआ था। साथ ही कुर्सी पर एक गैर मुल्की मौजूद था। इस तरह टाइगर को अंदर दाखिल होते देखकर वो दोनों चूक कर टाइगर की तरफ देखने लगे। खास तौर पर टॉम के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी मौजूद था। ये क्या तमाशा है टाइगर, क्या तुम्हें जोसेफ ने नहीं बताया कि मैं मसरूफ हूं? टॉम ने उछलकर खड़े होते हुए इंतहाई गुस्से लहजे में कहा, बताया था, लेकिन उसके नतीजे में उसकी न जाने कितनी हड्डियां टूट चुकी होंगी। और तुम भी इत्मीनान से बैठ जाओ टॉम, टाइगर का रास्ता कोई मसरूफियत नहीं रोक सकती, समझे? टाइगर ने बड़े मुतमिन अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। मेज की साइड पर बैठे हुए लंबे तड़ंगे गैर मुल्की के चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात नुमायां हो गए थे। वो बड़े गौर से टाइगर को देख रहा था। देखो टाइगर, ये मेरे मेहमान हैं, मैं एक जरूरी गुफ्तगू में मसरूफ हूं, इसलिए प्लीज, टॉम ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो न जाने किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। मिस्टर मेहमान, आप जरा उधर बाथरूम में चले जाएं, मैंने टॉम से कुछ बातें करनी है। टाइगर ने कुर्सी पर बैठे हुए गैर मुल्की से बड़े लापरवाह से लहजे में मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम अब मेरे मेहमान की बेइज्जती करोगे? तुम्हारी ये जुर्रत हकीर कीड़े, मैं तुम्हें इसलिए तरह दे जाता हूं कि तुम थर्ड क्लास बदमाश हो और तुम सर पर चढ़ने लगे हो। यकलक टॉम की गुस्से की शिद्दत से चीखता हुआ मेज की साइड से निकलकर टाइगर की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था और आंखों में से शोले निकलने लगे थे। फर्स्ट क्लास बदमाश साहब, अपने आप को कंट्रोल में रखो, मैं यहां सिर्फ तुमसे चंद बातें पूछने आया हूं, समझे? टाइगर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, टॉम का पुश्त पर मौजूद हाथ तेजी से सामने आया। इसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ ऊंचा करके ट्रैकर दबाता, टाइगर यकलख्त इस तरह फजा में उछला जैसे अचानक उसके पैरों तले कोई मेंढक आ गया हो। और नतीजा ये कि टॉम के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर ऊपर छत से टकराकर टाइगर के हाथों में आ गया। ये इस कदर तेज रफ्तारी से हुआ था कि टॉम और उसका गैर मुल्की दोस्त दोनों सिर्फ पलक झपकाते रह गए। तुम, टॉम ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने उछलकर टाइगर पर हमला कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे कमरा एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। थप्पड़ की आवाज में टॉम की चीखने की आवाज भी शामिल थी और टॉम थप्पड़ खाकर मेज पर इस तरह गिरा कि उसका जिस्म खुद ब खुद कलाबाजी खाकर एक धमाके से मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर जा गिरा। अब आराम से बैठे रहो और मुझे बताओ कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज उस रोज एक गैर मुल्की लड़की के साथ स्पेशल रूम में गया था, वो लड़की कौन थी? टाइगर ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछलकर पीछे हटाकर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो साइड पर मौजूद गैर मुल्की के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली यकीनन उसकी गर्दन में बेवस्त हो जाती। उसने अचानक टाइगर पर फायर खोल दिया था, मगर टाइगर ने पीछे हटते हुए हाथ में मौजूद टॉम के रिवॉल्वर से फायर कर दिया और वो गैर मुल्की यकलक चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। हाँ, अब बताओ कौन थी वो लड़की? टाइगर एक बार फिर बड़े मुतमिन से अंदाज में टॉम से मुखातिब हो गया। उसने मुड़कर भी फर्श पर तड़पते हुए गैर मुल्की की तरफ ना देखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि दिल में बेवस्त हो जाने वाली गोली उसे ज्यादा देर तड़पने की मोहलत ना देगी। तो तुमने रॉक्सन को मार डाला? ओह वेरी बैड, टॉम ने इंतहाई बौखलाए हुए अंदाज में कहा और कुर्सी से उठने भी लगा था। बैठ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम रॉक्सन था या जॉक्सन, तुम मेरी बात का जवाब दो। टाइगर ने रिवॉल्वर का रुख टॉम की तरफ करते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मुझे क्या मालूम, न जाने कितनी औरतें स्पेशल रूम में जाती रहती हैं, टॉम ने होंठ चबाते हुए कहा। देखो टॉम, आखिरी बार कह रहा हूं कि शराफत से मेरे सवाल का सही जवाब दे दो, वरना ख्वामख्वाह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे।
یہ بھی میں صرف تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ آج سے پہلے تم نے کبھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ورنہ ٹائیگر اتنی دیر کبھی نہیں لگایا کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسپیشل روم میں کوئی عورت تو ایک طرف، مرد بھی تمہاری خصوصی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، پھر عورت بھی غیر ملکی ہو اور اس کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض ہو اور تمہیں علم نہ ہو۔ اب بولو۔ ٹائیگر کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ خرخت ہو گیا۔ میں نے آج تک تمہارے متعلق بہت کہانیاں سنی تھی، لیکن مجھے یقین نہ آتا تھا کہ تم جیسا ہنس مکھ آدمی اس ٹائپ کا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن آج تم نے جس انداز سے روکشن کو گولی ماری ہے، اس سے مجھے تمہارے متعلق تمام کہانیوں پر یقین آ گیا ہے۔ سنو، روکشن کا تعلق ایکریما سے ہے، یہ میرا بہت پرانا واقف کار ہے اور وہ عورت اس کی ساتھی تھی۔ اس روکشن نے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض اور اس غیر ملکی عورت کی ملاقات ارینج کی تھی، بس اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، ٹام نے اسپاٹ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عورت کا نام کیا تھا اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ اسے میڈم کرسٹا کے نام سے پکارتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یہ دونوں چلے گئے۔ ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے یہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس کے ملک سے باہر خفیہ طور پر جانے کا بندوبست کر دوں تو وہ مجھے اس کے معاوضے میں بھاری رقم دے گا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں یہ دھندا کرتا رہتا ہوں۔ ابھی میں اس سے معاوضے کی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ تم آ گئے، ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے محسوس کیا کہ ٹام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹام اس قسم کے دھندے میں خاصا معروف تھا۔ یہ اکیلا جانا چاہتا تھا یا اس میڈم کرسٹا کے ساتھ جانا چاہتا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہ اکیلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اس کرسٹا کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ پہلے یہ دونوں کٹھے ہی میرے پاس آئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ کرسٹا تو پہلے ہی واپس جا چکی ہے، وہ چونکہ صحیح کاغذات پر آئی تھی اس لیے وہ صحیح طریقے سے واپس چلے گئی ہے۔ اب وہ اکیلا جانا چاہتا تھا، اس کے مطابق اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ یہاں موجود کسی پارٹی سے چھپ کر جانا چاہتا ہے۔ ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اوکے پھر کھڑے ہو جاؤ، روکشن کی مکمل تلاشی لو، جو کچھ اس کی جیبوں سے ملے وہ یہاں میز پر رکھ دو، جلدی کرو۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ٹام خاموشی سے اٹھا اور فرش پر پڑی ہوئی روکشن کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے روکشن کی مکمل تلاشی لے کر اس کی جیبوں سے نکلنے والا سامان میز پر رکھ دیا۔ اس سامان میں ایک بٹوا، چابیوں کا ایک رنگ اور بڑے نوٹوں کی 3 گٹیاں شامل تھیں۔ ایک باریک دھار کا خنجر بھی تھا جس کی ایک سائڈ پر خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ چلو تمہارا کام تو ہو گیا ٹام، وہ تو شاید تینوں گھڑیاں تمہیں نہ دیتا، لیکن اب یہ تینوں تمہاری ملکیت ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میز پر رکھا ہوا خنجر اور بٹوا البتہ اس نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور انہیں اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اوہ، تو تم یہ تینوں گھڑیاں مجھے دے دو گے؟ ٹام نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ مجھے نوٹوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی ٹام، کیونکہ دولت جب بھی میری ضرورت بنتی ہے میرے پاس خود بخود چل کر آ جاتی ہے۔ تم اب صرف مجھے یہ بتا دو کہ تم نے روکشن اور میڈم کرسٹا کو رہائش کے لیے کون سی کوٹھی دی تھی؟ ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ٹام ایک بار پھر چپ پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو، جواب دو، یہ کی رنگ بتا رہا ہے کہ تم نے اسے کوٹھی دی ہے۔ ٹائیگر نے میز پر پڑے ہوئے کی رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹام نے ایک طویل سانس لے لیا۔ تم واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ تیز ہو۔ سنو، آج تک میں نے تمہیں دل سے دوست نہیں سمجھا تھا، لیکن آج سے میں تمہیں دل سے دوست سمجھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹام نے کہا، اوکے سمجھتے رہو، مجھے تمہاری دوستی یا دشمنی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پتہ بتاؤ، اور یہ سن لو کہ اگر غلط پتہ بتایا تو پھر اس کا نتیجہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ ٹائیگر نے اسی طرح بے نیازانہ لہجے میں کہا، مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ راول کالونی کی کوٹھی نمبر 12 بلاک بی۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا، تعاون کا شکریہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکلا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر دروازے کی سائڈ پر ریلنگ کے قریب بڑھا ہوا اور دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم کلا بازی کھاتا ہوا ریلنگ کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف کو فضا میں لٹک گیا۔ دونوں ہاتھ ابھی تک گول ریلنگ پر جمے ہوئے تھے، صرف ان کی سائڈ بدل گئی تھی۔ ریلنگ کے اختتام پر سائڈ پر نیچے ایک کھڑکی کا شیڈ تھا اور ٹائیگر نے جسم کو جھکولا دیا اور پھر پلک جھپکنے میں اس کے پیر کھڑکی کے شیڈ پر جم گئے۔ ریلنگ اس نے چھوڑ دی اور اب وہ شیڈ پر کھڑا تھا۔ اسی لمحے اسے راہداری میں ٹام دوڑتا ہوا نظر آیا، وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے نیچے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا وہ اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی کار موجود تھی۔ وہ ٹام کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ صرف سیڑھیوں تک جا کر واپس پلٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت لیے دیے رکھتا تھا، اس لیے وہ نیچے اتر کر اس کے پیچھے نہ دوڑے گا۔ ہاں، اگر وہ اسے راہداری میں مل جاتا تو پھر وہ لازماً اس پر عقب سے وار کر دیتا، اس لیے اس نے براہ راست سیڑھیوں کی طرف جانے کے اس طرف سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب وہ یہاں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری طور پر اس کوٹھی کو چیک کرنا چاہتا تھا۔
चंद लम्हों बाद उसकी कार क्लब के कंपाउंड गेट से निकलकर तेजी से इस तरफ को बढ़ने लगी जिधर रावल कॉलोनी थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद रावल कॉलोनी की हदूद में दाखिल हो गई। टाइगर ने इंतहाई रफ्तार से कार दौड़ाई थी क्योंकि उसे खतरा था कि टॉम फोन करके वहां मौजूद अफराद को चुकन्ना न कर दे। गो उसे ये इल्म ना था कि इस कोठी में कौन लोग होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो उसे बहरहाल चेक जरूर करना चाहता था। ब्लॉक बी के पहले चौक पर उसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर वो पैदल चलता हुआ कार आगे बढ़ाने लगा। लेकिन कोठी नंबर 12 के सामने पुलिस की जीप देखकर वो यकलक रुक गया। वहां ना सिर्फ पुलिस की जीप मौजूद थी बल्कि कुछ तमाशाई भी इकट्ठे हुए थे। क्या हुआ है यहाँ? टाइगर ने कोठी के गेट के मुकाबिल सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े एक बूढ़े आदमी से मुखातिब होकर पूछा। अंदर से 2 गैर मुल्कियों की लाशें मिली हैं, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया है, इस आदमी ने जवाब दिया। ओह, फिर इतनी जल्दी पुलिस कैसे पहुंच गई? यहाँ तो पुलिस इतला के बावजूद घंटों तक नहीं आती, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तो ये कत्ल नहीं हुए, ये तो फाटक खुला हुआ था और कोठी खाली पड़ी थी, इसलिए पेट्रोलिंग पुलिस को शक पड़ा, उसने तलाशी ली तो ये दोनों लाशें सामने आ गई, इस आदमी ने टाइगर को समझाते हुए कहा। ओह, आखिर ये कौन लोग थे? आप यहीं रहते हैं? टाइगर ने कहा। हाँ, ये पीछे मेरी कोठी है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, इसलिए मैं तो हर वक्त यहीं रहता हूँ। यहाँ एक गैर मुल्की औरत गैर मुल्कियों के साथ कई बार नजर आई, फिर एक मुकामी आदमी को मैंने फाटक की खिड़की से निकलकर दौड़कर जाते हुए देखा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके हाथ में मशीन गन थी, वो साइड गली में चला गया। इसके बाद कुछ देर बाद वो गैर मुल्की औरत कार पर आई, वो कुछ देर अंदर रहे, इसके बाद वो भी चले गए। उन्होंने ही फाटक खोला था, फिर बंद ना किया था, इस आदमी ने बड़े फख्रिया लहजे में कहा। गैर मुल्की औरत वही जो इंतहाई बदसूरत है और सब्ज रंग की कार में फिरती रहती है? टाइगर ने चूक कर कहा। अरे नहीं जनाब, स्याह रंग की कार थी, शेवरलेट, बिल्कुल नया मॉडल था, नंबर भी बता रहा था कि बिल्कुल नहीं है। वो गैर मुल्की औरत तो बेहद खूबसूरत है, बूढ़े आदमी ने कहा और साथ ही गैर मुल्की औरत का हुलिया भी बता दिया। टाइगर जानता था कि रिटायर्ड आदमियों की क्या नफ्सियात होती हैं। मसरूफियत की वजह से उनसे किसी को तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं मिलता, इसलिए ऐसे लोग बातें करने के लिए हर वक्त तरसते रहते हैं। यही वजह थी कि वो टाइगर से बड़े मुसरत भरे अंदाज में बातें किए जा रहा था और टाइगर इस बूढ़े के मुंह से गैर मुल्की औरत का हुलिया सुनकर बेख्तियार चूक पड़ा, क्योंकि ये हुलिया उसी औरत का था जो फ्याज के साथ थी। अरे कमाल है, आपको फिर हुकूमत ने क्यों रिटायर कर दिया? आपका ज़हन तो नौजवानों से भी ज्यादा ताकतवर है, आपको तो एक नजर देखने के बावजूद फौरन ये नंबर याद रह गया होगा। टाइगर ने कहा। जनाब, आपने मेरे दिल की बात कर दी है, मैंने तो अखबारात में भी कॉलम लिखे हैं कि हमारे ज़हन इन नौजवानों से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हमें रिटायर कर दिया जाता है। बिल्कुल जनाब, इस कार का नंबर मेरे हाफजे में बिल्कुल इस तरह महफूज है जैसे अब भी वो कार मेरे सामने मौजूद हो और मैं इसकी नंबर प्लेट देख रहा हूं, इस आदमी ने खुश होते हुए कहा और साथ ही उसने इंतहाई फखरिया लहजे में कार का नंबर भी बता दिया। बिल्कुल जनाब, आप जरूर कलम लिखिए, यकीनन एक वक्त आएगा कि सब नौजवानों को नौकरियों से फारग करके रिटायर्ड आदमियों को दोबारा रख लिया जाएगा। अरे वो, मुझे तो एक जरूरी काम था, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। जनाब, अल्लाह हाफिज, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। नौजवान बेटा फिरते हैं, हाफजे का ये हाल है। बूढ़े की बड़बड़ाती हुई आवाज टाइगर के कानों में टकराई और टाइगर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो एक साइड गली से अगबी तरफ की सड़क पर आया, फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो वापस चौक पर मौजूद अपनी कार की तरफ पहुंच गया। बहरहाल वो कार के नंबर मालूम हो जाने से एक अहम क्लू हासिल करने में कामयाब हो चुका था और अब वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इसके मालिक का पता चलाना चाहता था ताकि इस कार को तलाश कर सके। एक बार उसे कार का पता चल जाता तो वो इस गैर मुल्की औरत का आसानी से पता चला सकता था, क्योंकि इस बूढ़े ने जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल उसी औरत का था जो फ्याज के साथ स्पेशल रूम में गई थी और जिसकी तलाश में टाइगर निकला था।